हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो 31 का चैप्टर पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस ह्यूमंस, और उसके अंदर जो अपन ने पढ़ रहे थे, अपन जो पहला टॉपिक अपना था वो क्या पढ़ा था अपन ने, स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे थे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको कि स्पर्म जो होता है मेल गेमेट, उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या बोली जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर उसको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो अपन ने बोला था इसके अंदर कि पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का स्पर्मेटिड जो होता है, जो एक नॉन मूवेबल या इमोटाइल, या फिर जो अपन कहें कि जो यानी जो मूवमेंट नहीं कर सकती, इस तरह की एक राउंड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको अपन ने क्या बोला था, स्पर्मेटिड बोला था। और स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो भी अपन ने देखी थी कि 3 स्टेप में हो रही थी। और उस 3 स्टेप के अंदर क्या क्या था, एक तो था उसके अंदर सबसे पहले तो अपन ने मल्टीप्लीकेशन फेज पढ़ी थी। और मल्टीप्लीकेशन फेज में मैंने आपको बताया था कि एक जो पीजीसी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है, टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनकी इनर वॉल पर प्रेजेंट जो भी पीजीसी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोलें, या जिनको अपन एपिथेलियल जर्म सेल भी बोल सकते हैं, वो कंटिन्यू क्या करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है और क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, जो सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं। इसके बाद में सेकंड अपन ने फेज पढ़ी थी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में मैंने आपको बताया था इसमें कोई डिवीजन नहीं होता और केवल स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसकी साइज क्या हो जाती है, डबल हो जाएगी। तीसरी अपन ने पढ़ी थी मेचुरेशन फेज। और मेचुरेशन फेज में मैंने आपको बताया था मियोसिस होता है, और मियोसिस हमेशा 2 स्टेप में होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होगा। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे क्या बन जाते हैं, वो ग्रोथ फेज के बाद उसी स्पर्मेटोगोनिया को बोल दिया जाता है स्पर्म मदर सेल। और उस स्पर्म मदर सेल से मियोसिस फर्स्ट के थ्रू जो 2 सेल बनती हैं उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटिड बोल देते हैं। और उसके बाद में जो सेकंड मियोसिस होता है उससे जो 4 स्ट्रक्चर बनती हैं राउंड स्ट्रक्चर की, जो इमोटाइल होती हैं, मूवमेंट लेस होती हैं, उनको अपन ने क्या बोला था, स्पर्मेटिड बोला था। अब इसके बाद में जो अपना सेकंड जो पार्ट है इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, उसमें पहले पार्ट के अंदर क्या हो चुका था, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो चुका था। फिर आपको मैंने बताया था कि ये स्पर्मेटिड जो होता है वो होती तो क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है, हाफ होते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, राउंड होती है। और राउंड होने के कारण इसके अंदर मूवमेंट की कैपेसिटी है वो नहीं होती। और ये राउंड स्ट्रक्चर अगर मूवमेंट ही नहीं कर पाएगी तो मेल फीमेल का जो फीमेल गैमेट होता है ओवम में, उस तक ये ट्रांसफर नहीं होगा। और ट्रांसफर नहीं होगा तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इस हैप्लॉइड और राउंड स्ट्रक्चर में जो स्पर्मेटिड है, उसे स्पर्मेटिड को सेकंड स्टेप में क्या कर दिया जाता है, उसी स्पर्मेटिड को यानी कन्वर्ट करना है किसमें, जो रियल मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म अपन बोलते हैं, उसके अंदर इसको कन्वर्ट किया जाएगा। और स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोलिसिस उसको बोला जाता है। तो याद रखिए स्पर्मियोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है, स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और क्यों होता है, क्योंकि ये स्पर्मेटिड है, ये तो कैसी होती है, तो राउंड स्ट्रक्चर होती है, जबकि स्पर्म होता है ये क्या है, टेल्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी टेल वाली स्ट्रक्चर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल इसके स्ट्रक्चर होती है। और टेल होने के कारण ये इजीली क्या करता है, मूवमेंट कर पाएगा। दूसरा आप बोल सकते हो कि स्पर्मेटिड जो होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, यानी इसमें मूवमेंट की कैपेसिटी नहीं होती, जबकि स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। तो ये जो है यानी राउंड और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जो स्पर्मेटिड होता है उसको टेल्ड और मोटाइल स्ट्रक्चर स्पर्म में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस है वो क्या होती है, स्पर्मियोलिसिस होगी। और इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को या इसी कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या है यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अपन इसमें आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्म में किस तरह से कन्वर्ट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये जो स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड में एक्चुअली है कैसी, ऐसी राउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। और इसके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, साथ में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, यानी इस तरह की एक टेल्ड स्ट्रक्चर होती है और इसी टेल्ड और इसी को अपन हेड बोलते हैं, इसको इसका क्या बोला जाता है, मिडल पोर्शन बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसका टेल बोलेंगे। ये स्पर्म का क्या है, हेड होता है, और हेड के ऊपर क्या होती है, इस तरह से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम।
तो इसी राउंड स्ट्रक्चर को इसे स्पर्म में कन्वर्ट किया जाएगा इस कंप्लीटिंग स्टेज में। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो इसमें डिफरेंस आता है वो क्या होता है, सबसे पहले इसमें चेंजेस आएंगे। तो मैंने आपको जो चेंजेस पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस पढ़ने हैं, सबसे पहले आप देखोगे कि स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है और इधर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है दोनों ही है तो कैसे हैप्लॉइड हैं, क्योंकि दोनों का स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, मियोसिस से। और मियोसिस डिवीजन के बाद में आपको पता है कि जितनी भी डॉटर सेल्स बनती हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाते हैं, उसकी मदर सेल से हाफ रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर तो इक्वल होता है, लेकिन इस न्यूक्लियस के साइज में और इस न्यूक्लियस के साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के अलावा या हेरिडिटरी मटेरियल के अलावा आरएनए है और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, जबकि स्पर्म जो होता है उसके न्यूक्लियस में ओनली और ओनली प्रेजेंट होता है डीएनए। मतलब क्या हुआ कि इसमें इसको क्या है कि इस स्पर्मेटेड तो नॉन मोटाइल है, लेकिन मोटाइल बनाने के लिए सबसे पहला काम जो होगा स्पर्म को वो करना पड़ेगा, अपने वेट को लॉस करना पड़ेगा। यानी अपने वेट को लूज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसके जितने भी न्यूक्लियस के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल में आप आरएनए बोल सकते हो, इसके अलावा जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो बोल सकते हो, और इसके अलावा आप नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन बोल सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये स्पर्मेटेड का न्यूक्लियस क्या करता है, रिमूव कर देता है और केवल अपने डीएनए के अपने न्यूक्लियस के अंदर किसको स्टोर करके रखता है, डीएनए को स्टोर करके रखता है। तो सबसे पहला जो चेंज पढ़ोगे आप वो क्या पढ़ोगे, इसके न्यूक्लियस में। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो चेंज आने वाला है वो क्या है कि स्पर्म को बाद में करना क्या है, फर्टिलाइजेशन के टाइम इसको करना पड़ेगा कि जो एग होता है, फीमेल गैमेट होता है, उसके बाहर क्या होती हैं, यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी 3 एग मेम्ब्रेन होती हैं। उस एग मेम्ब्रेन को उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ताकि इसका न्यूक्लियस जो है वो फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ में जाकर उसको फ्यूजन हो सके, यानी फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल हो सके। तो इस तरह से इसका जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, इसके हेड वाले पोर्शन पे एक यानी केप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर लिसिस टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो एक मेम्ब्रेन होती हैं उनको डिजोल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से स्पर्म का हेड है, इसके ऊपर एक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो सेकंड स्टेप आपको जो पढ़ना है वो क्या है, इसमें एक्रोसोम का फॉर्मेशन। और ये जो एक्रोसोम होता है वो स्पर्मेटिड के अंदर क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है जिसका आपको नाम याद रखना है, गोल्गी बॉडी, और उसी से क्या होगा, इसे एक्रोसोम का फॉर्मेशन। इसके बाद में तीसरी जो आपको मेन चेंज पढ़ना है वो क्या है, इसकी टेल का फॉर्मेशन। आप देख रहे हो स्पर्मेटिड में कोई टेल नहीं होती, जबकि स्पर्म में टेल होती है जो मूवमेंट में इसकी हेल्प करने वाली है। तो इसमें टेल का फॉर्मेशन होगा, और टेल का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है बेटा, इसमें कि टेल का फॉर्मेशन करने के लिए इसमें क्या होगा कि यानी सेंट्रियोल जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेंट्रियोल में कन्वर्ट होके और वही क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करके टेल इसमें बनाने वाला है। तो इसको अपन ये जो 3 चेंजेस मैं बता रही हूँ इनको आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये 3 चेंजेस जो होते हैं उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं द चेंज इन न्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, क्या पढ़ोगे इसमें, चेंज इन न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होने वाला है, यहाँ पर जो स्पर्मेटिड है उसके न्यूक्लियस में चेंज आएगा। कैसे, तो आप बताओगे कि ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाला क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो सबसे पहला काम आपको बताना है, इस न्यूक्लियस के थ्रू जो आरएनए होता है और आरएनए के अलावा क्या होती हैं, प्रोटीन्स, जिसको बारे में अभी आप नाम याद रखना चाहो तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन बता सकते हो। तो यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट आरएनए और प्रोटीन्स को क्या कर देगा, इसका न्यूक्लियस से रिमूव कर देगा, और ओनली इसके अंदर क्या बचेगा, डीएनए या हेरिडिटरी मटेरियल है वो यहाँ पर बचेगा। तो इसका न्यूक्लियस है, इसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाएगा, यानी इसका वेट भी कम हो जाएगा और साइज भी छोटा हो जाएगा। और इसी का जो साइज है वो कैसा हो, साइज कम होने से साथ ही ये न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाएगा, यानी लंबा हो जाएगा। और ह्यूमन के अंदर अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखना चाहो तो कैसी होती है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है, चम्मच जैसी इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, या ओवल शेप का ये हो जाएगा।
और जिस तरह का शेप न्यूक्लियस का होगा स्पर्म का, उसी की शेप या न्यूक्लियस की शेप पर ही डिपेंड करता है कि स्पर्म के हेड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ह्यूमन में आप रखिए स्पून लाइक होता है या ओवल शेप का बता सकते हो आप। और इसी तरह से अगर आप बात करना चाहो तो जो रैट है, फ्रॉग है, इनके अंदर कैसा होता है, पॉइंटेड होता है यानी स्पाइंडल शेप का होता है। तो इसमें अलग अलग क्या होती हैं टेस्ट के अंदर स्ट्रक्चर। तो आप अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो आप याद रखिए इसके अंदर ओवल या स्पून लाइक हो जाएगा। तो सबसे पहला ये चेंज आ गया है कहाँ पर, इसके न्यूक्लियस में। आपको पूछें कि स्पर्म के हेड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन से सेल ऑर्गेनल पर डिपेंड करती है, तो आप बताओगे स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस। इसके बाद में सेकेंड जो चेंज आपको पढ़ना है वो क्या है इसके अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ ए एक्रोसोम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें अलग से भी एक्रोसोम की जो फॉर्मेशन है इसको पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहला नाम तो आपको याद होना चाहिए कि एक्रोसोम एक्चुअल में होता क्या है, यानी स्पर्म जो होता है उसका जो हेड होता है उस हेड के ऊपर यानी न्यूक्लियस के हाफ पोर्शन को कवर करने वाली इस तरह की एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो पूरी की पूरी इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलने वाले हैं, तो एक्रोसोम बोला जाता है। तो ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली किससे होता है, बेटा गोल्गी बॉडी से। तो याद रखिए कि गोल्गी बॉडी जो स्पर्मेटिड में प्रेजेंट होता है वही आगे जाकर एक्रोसोम का फॉर्मेशन करने वाला है। तो वो किस तरह से होगा, तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में भी दे रखा है, तो उसको आपको कंप्लीटली पढ़ना है। तो वो किस तरह से होगा, यानी सबसे पहले आपको पता है कि गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर आपने जब सेल एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है, गोल्गी बॉडी से। तो गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो गोल्गी बॉडी में एक्चुअल में क्या होती है, तीन स्ट्रक्चर होती हैं। एक तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सिस्टर्नी होती है, और इन सिस्टर्नी की शेप कैसी होती है, सी शेप की होती है। यानी इस तरह से अगर अपन देखें तो सिस्टर्नी जो है वो सी शेप की स्ट्रक्चर होती हैं इस तरह से, और इनके एंड पॉइंट जो होते हैं इस तरह से थोड़ी सी यानी एम्पुलर रीजन इनको बोलते हैं, स्लोमन पार्ट होते हैं। तो इस तरह की सी शेप की स्ट्रक्चर है उनको अपन बोलते हैं सिस्टर्नी। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है टेस्ट में वैक्यूल होती हैं जो राउंड स्ट्रक्चर की होंगी, और वैक्यूल के अलावा तीसरी चीज़ जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, वेसिकल होती हैं। तो आपको इसमें इन तीनों चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप याद रखें कि गोल्गी बॉडी से क्या होगा, एक्रोसोम का फॉर्मेशन, और इन एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी का जो मेन पोर्शन भाग लेने वाला है वो कौन सा है, इसका वैक्यूल होगा। वो कैसे लेगा, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वैक्यूल में होता क्या है, यानी सबसे पहले क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियस होता है, तो इस तरह से अपन डायग्राम बना सकते हैं कि माना ये तो क्या है, इसका न्यूक्लियस है, तो ये तो क्या हो गया बेटा, इसका न्यूक्लियस हो गया। और इसी न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहले क्या होती हैं कि ये जो वैक्यूल होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वैक्यूल है। और ये वैक्यूल जो है वो एक्चुअली किसकी है, आप बताओगे, गोल्गी बॉडी की। तो इन वैक्यूल के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसके अंदर क्या है, इस तरह से कंसंट्रेट हो जाएंगे, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, यानी प्रोएक्रोसोमल पार्टिकल इनको बोला जाएगा। इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बोलो या पार्टिकल्स इनको बोला जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, अगले स्टेप में आप क्या बताओगे कि ये तो वही क्या है, तो इसमें न्यूक्लियस होगा, और फिर इसी में यही जो प्रोएक्रोसोमल पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर इसी वैक्यूल के अंदर क्या है, एक बड़ा पार्टिकल इस तरह से बना लाते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बोला जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पर, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। यानी स्टार्टिंग में जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको प्रोएक्रोसोमल, और फिर लार्ज पार्टिकल जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। इसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है कि यही एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो है इसी यानी न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, किस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर क्या होता है, एक रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाएगी, और इन्वेजिनेट होकर इस तरह से क्या बना देती है, ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर। यानी यही एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं वो इस तरह से इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, और वैक्यूल है वो डबल मेम्ब्रेन का इस तरह से कवर बना लेती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ये एक्रोसोमल पार्टिकल्स होते हैं, और इस तरह से जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनी है इसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, एक्रोसोम नाम दे दिया जाएगा। अब ये जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर क्या होते हैं, लिसिस टाइप के एंजाइम होते हैं। वो लिसिस टाइप के एंजाइम कौन कौन से हैं, नाम याद रखिए। एक तो इसके अंदर होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम,
ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है एक तो, और एक इसके अंदर होता है बेटा एक्रोसिन एंजाइम होता है। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। हाइलुरोनिडेज एंजाइम यहाँ पर क्या करने वाला है कि जो एग होता है या फीमेल गैमेट जो होता है, उस एग की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा में जितने भी फॉलिकल सेल्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए या उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए एक एसिड होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। और वही हाइलुरोनिक एसिड जो होता है उसको तोड़ने का काम करता है ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जिससे कोरोना रेडिएटा की फॉलिकल सेल्स वो सेपरेट हो जाएंगी और कोरोना रेडिएटा के टूटने से जो न्यूक्लियस होता है वो किसका, स्पर्म का, वो इजीली उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो आप याद रखिए ये हाइलुरोनिडेज जो लिसिस टाइप का एंजाइम है एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कोरोना रेडिएटा जो होती है एग की उसको यानी तोड़ने में हेल्प करने वाला है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो एक्रोसिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, एग की जो सेकंड मेम्ब्रेन होती है जिसको जोना पेलेसुडा बोला जाता है उसको तोड़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो याद रखिए ये दोनों के दोनों एंजाइम कैसे होते हैं, लिसिस टाइप के एंजाइम होंगे जो एग मेम्ब्रेन को डिजोल्व करके फर्टिलाइजेशन में क्या करने वाले हैं, हेल्प करेंगे। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में जब फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे पहला न्यूक्लियस में चेंज आ गया है, इसके बाद क्या हो गया है यहाँ पर एक्रोसोम का फॉर्मेशन। अब तीसरा जो स्टेप आने वाला है, तीसरा जो चेंज आएगा उसके अंदर, इसके अंदर जो मेन जो लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसको अपन क्या बोल देते हैं, तो इसमें टेल बोल देते हैं, उस टेल का क्या होने वाला है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ ए टेल। तो टेल का जो फॉर्मेशन यहाँ पर होगा वो किससे होने वाला है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म का ये तो ऊपर एक्रोसोम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है, इसके बाहर क्या होगी, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पर परफोरिटोरियम नाम का एक होगा और ये इसके मिडल पार्ट है, और इस तरह से ये क्या है, इसका टेल होता है। मतलब कि सबसे पहले स्पर्मेटिड जो होता है उसके अंदर होता है सेंट्रियोल, और उस सेंट्रियोल्स के अंदर 2 सेंट्रोमियर होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। तो वो दोनों के दोनों सेंट्रोमियर हैं, एक तो कहाँ रह जाता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके पास में रह जाता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोला जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा जो सेंट्रियोल होता है वो इसके टेल वाले या पीछे की साइड में चला जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस पर होगा न्यूक्लियस से, और उसको अपन क्या बोल देते हैं, इंट्राडिस्टल सेंट्रियोल बोल दिया जाएगा। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इन दोनों का फंक्शन क्या है यहाँ पर, कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, इससे क्या बनता है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, और इसी फिलामेंट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। और एक्सियल फिलामेंट के बाद में जो डिस्टल है वो क्या करता है, इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट के साथ साथ इसकी टेल फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला है। तो स्पर्म के अंदर जो टेल का फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, सेंट्रियोल से होगा, और सेंट्रियोल के अंदर भी प्रॉक्सिमल जो है वो तो क्या बनाना है, सबसे पहले एक्सियल फिलामेंट, और डिस्टल जो है वो बना देता है इसके अंदर टेल। और इसी तरह से जो एक राउंड स्ट्रक्चर है स्पर्म की वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्पर्मेटिड की, वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मोटाइल भी होगा और साथ में इसका वेट भी कम होता है, और ये मेल गैमेट की तरह क्या करता है, बिहेव करेगा। तो इस तरह से कि एक कंप्लीट जो पीजीसी सेल होती है, एक पीजीसी सेल्स हैं, 4 क्या बनती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनिया। और एक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है इससे सिंगल से क्या बनते हैं, 4 स्पर्म बनेंगे। तो 4 स्पर्मेटोगोनिया से टोटल स्पर्म का जो फॉर्मेशन होने वाला है वो कितना है, यहाँ पर 16। अगर आपको पूछें कि एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से कितने मेल गैमेट या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो आपको बताना है 16। अगर आपको पूछें कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे तो ओनली कितने बनते हैं, इसमें 4 या 4 बनेंगे। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट। फिर आपको याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 74 डेज लगते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ये कब स्टार्ट होती है, मेल के अंदर आफ्टर पबर्टी स्टार्ट होती है, यानी लगभग 15 यानी 14 से लेकर 15 ईयर ओल्ड के बाद, ये क्या है, पबर्टी के बाद जैसे ही टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो टेस्टिस के लेडिंग सेल्स के थ्रू बनाया जाएगा, उसके बाद में ये प्रोसेस है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है, जो लाइफ टाइम तक आगे चलने वाली है। इसके बाद में जो अपन पढ़ने वाले हैं, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो क्या है, स्पर्म की स्ट्रक्चर,
यानी रियल में जो मेल गैमेट होता है, जो स्पर्म के बनने की प्रोसेस को अपन ने कम्प्लीटली पढ़ा है, तो उसी स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में किस तरह से होती है, उसी टॉपिक की ओर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है इसको 3 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो तो क्या है, इसका हेड होता है। सेकेंड पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर मिडल पीस बोलेंगे इसका, और ये जो मिडल पीस है इसी के बाद सेकेंड जो पोर्शन है इसका वो क्या है, तो इसका टेल होगा। तो हेड है, हेड के अंदर क्या होती हैं, इसमें 2 स्ट्रक्चर आएंगी। क्या क्या होगा इसमें, एक तो प्रेजेंट होता है इसमें न्यूक्लियस, और दूसरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम है वो प्रेजेंट होगा। जबकि मिडल पीस जो होता है, इस मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, निवेनकॉन प्रेजेंट होता है, एक्सियल फिलामेंट होता है, और टेल जो होता है उसके अंदर डिस्टल सेंट्रियोल होगा, एंडल सेंट्रियोल होगा, और टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा जो मूवमेंट करवाने में हेल्पिंग करेगा। तो अगर अपन इसके डायग्राम की बात देखें तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में चेंजेज आते हैं, यानी न्यूक्लियस की शेप कैसी हो जाती है, ओवल शेप हो जाएगी, और इसे ओवल न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या होती है, तो इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होगी। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ आकर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रिक हो जाएगी, यानी इस तरह से, जिसको अपन नेक भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है, गड्ढा होता है जिसको परफोरेटोरियम बोला जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ का जो पोर्शन है वो कैसा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा स्पाइरल शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का आपको बनाना है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या है, इसका टेल का फॉर्मेशन है वो आपको लगभग दिखाना है। तो किस तरह से बताओगे कि ये इतना इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको तो अपन क्या बोलते हैं, इसमें हेड बोलेंगे, लेकिन हेड में एक और स्ट्रक्चर आपको बतानी है जो आपको अभी भी अपन ने बात की थी कि गोल्गी बॉडी से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनने वाली है, और इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को अपन को क्या नाम लेना है, इसको एक्रोसोम नाम देना है। जो एग मेम्ब्रेन होती हैं उनको डिजोल्व करने में ये क्या करने वाला है, हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, लिसिस टाइप के एंजाइम, जिसकी अभी आपने डिस्कस किया था अपन लोगों ने कि एक होता है हाइड्रोनिडेज और दूसरा होता है इसमें एक्रोसिन एंजाइम। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, एक्रोसोम बोलेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, तो इसका न्यूक्लियस बोलेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, हाफ, यानी हैप्लॉइड होगा ये, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ है मियोसिस से, डिवीजन से। तो न्यूक्लियस और एक्रोसोम ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाने वाले हैं, इसका हेड बनाएंगी। न्यूक्लियस का अभी अपन ने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल या स्पून लाइक होता है, और इसी न्यूक्लियस की शेप पर डिपेंड करता है, यानी स्पर्म की हेड का स्ट्रक्चर। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें मिडल पार्ट बोलो या इसको क्या बोला जाएगा, मिडल पीस बोला जाएगा। मिडल पीस में सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर एक रिज्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से गड्ढा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, परफोरेटोरियम बोला जाएगा, परफोरेटोरियम। यहाँ पर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोला जाएगा। और इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से एक फिलामेंट निकलता है इस तरह से, और इस फिलामेंट जो कम्प्लीटली टेल में प्रेजेंट होता है, इस फिलामेंट को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट बोलेंगे। और इसी एक्सियल फिलामेंट के बाहर की तरफ इसी मिडल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो अरेंज रहेंगे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं थोड़े से स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, यानी इस तरह से। तो स्पाइरल फॉर्म में, यानी जो मिडल पीस होता है स्पर्म का, उसमें स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो फॉर्मेशन है ये क्या है, यहाँ पर स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसी स्पाइरल फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए निवेनकॉर्न बोला जाएगा। कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय निवेनकॉर्न, तो निवेनकॉर्न है क्या, यानी स्पर्म का जो मिडल पोर्शन होता है उसमें स्पाइरल फॉर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होगा स्पेसिफिक है, उसको अपन बोलेंगे निवेनकॉर्न।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि एनर्जी का पावर हाउस होती हैं। तो ये क्या करेंगे, स्पर्म को कंटिन्यू मूवमेंट करने के लिए यानी यहाँ पर यानी इसको फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर करने के लिए कंटिन्यू एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। फिर इसी मिडल पोर्शन में जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है, इसी के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट पास में साइटोप्लाज्म की एक लेयर होती है और इसी यानी इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, द लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म की जो लेयर आपको दिख रही है मिडल पोर्शन में, इसी को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उसका नाम क्या है, मेंचेट बोला जाएगा। तो साइटोप्लाज्म की जो पर्टिकुलर लेयर है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो ओनली मिडल पोर्शन में होती है उसको अपन बोलते हैं मेंचेट। अब इसके बाद में आप आओगे नीचे इसमें, जो ये तीसरा पोर्शन आपको दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेल बोला जाएगा। और टेल और मिडल पोर्शन जहाँ पर मिल रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, एक और राउंड स्ट्रक्चर का सेंट्रियोल होता है और उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनुअल सेंट्रियोल या एनुअल रिंग बोला जाएगा। इस एनुअल रिंग का जो मेन फॉर्मेशन होता है इसी के जस्ट ऊपर ही यहाँ पर क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल भी होता है। और डिस्टल सेंट्रियोल तो क्या करेगा, टेल के फॉर्मेशन में यानी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल से जो एक्सियल फिलामेंट बना है उसको आगे कंटिन्यू करवाता है ये डिस्टल सेंट्रियोल। लेकिन ये एनुअल रिंग या फिर यहाँ पर ये राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रही है जहाँ पर टेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एनुअल रिंग या एनुअल सेंट्रियोल होता है। उसका मेन फंक्शन होता है कि जो इस माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में प्रेजेंट है वो टेल में ट्रांसफर ना हो पाए। तो इस तरह की ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो आपको लास्ट में दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं, टेल बोलेंगे। और इस तरह से मेल गैमेट जो होता है स्पर्म में, इसकी कंप्लीट क्या होती है, स्ट्रक्चरिंग होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।